नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों से। बिहार के बाद देश के कई राज्यों में चुनाव आयोग ने एसआईआर यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू कर दिया है और इसके तहत बूथ स्तर पर मतदाताओं की जानकारी जुटाई जा रही है और इस प्रक्रिया से बांग्लादेश से आए अवैध लोगों में डर देखने को मिल रहा है। जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल में एसआईआर के डर से लगभग 500 बांग्लादेशी भाग गए हैं और ये जानकारी बीएसएफ ने दी है। बीएसएफ के जवानों ने उन्हें रोका और पूछताछ की। बीएसएफ की बटालियन ने उन्हें पूछताछ किया। खबरों की माने तो सोमवार को ये सभी लोग 24 परगना जिले के स्वरूप नगर में हाकिमपुर चेक पोस्ट पर बाहर निकले। बीएसएफ की बटालियन ने उनकी गतिविधियां नोट की और पूछताछ की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये एक साल में सबसे बड़ा मूवमेंट है। इतनी संख्या में पहली बार अवैध बांग्लादेशी भारत छोड़कर भागे हैं। बीएसएफ अधिकारियों ने बताया कि करीब 500 लोगों ने स्वीकार किया है कि अवैध रूप से भारत में रह रहे थे। उनके पास पासपोर्ट, वीजा या कोई भी पहचान पत्र नहीं है। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वो पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और इसके साथ ही इस इलाके में मजदूरी का काम करते थे और सालों से वहीं रहते थे। लेकिन एसआरआई प्रक्रिया शुरू होने के बाद उनके पास देश छोड़ने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं बचा है। बीएसएफ ने बताया कि बॉर्डर पर पकड़े गए लोगों को एक विशेष प्रक्रिया से वापस भेजा जाता है और उनकी पहचान और बुनियादी जानकारी जुटाई जाती है और फिर उन्हें देश के अधिकारियों को सौंप दिया जाता है और एसआई प्रक्रिया में अधिकारियों घर घर जाकर जानकारी ले रहे हैं और इसके लिए 2003 की वोटर लिस्ट की आधार माना जा रहा है। अगर किसी के नाम इसमें नहीं होता है तो परिवार के किसी सदस्य के नाम के बारे में पूछा जाता है और इसी जानकारी के आधार पर किसी व्यक्ति के मतदाता होने की पुष्टि की जाती है। बता दें कि एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है और ऐसे में पश्चिम बंगाल में एसआईआर के डर से लगभग 500 लोगों ने पलायन शुरू कर दिया है। एसआईआर प्रक्रिया में घर घर जाकर वोटरों की पहचान होगी, जानकारी जुटाई जाएगी। चुनाव आयोग ने जुटाई मतदाताओं की जानकारी और ऐसे में बड़ा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। बीएसएफ के जवानों को बड़ी सफलता मिली है। 500 बांग्लादेशी भागे हैं और ऐसे में बीएसएफ ने उन्हें रोका और पूछताछ की और बुनियादी जानकारी भी जुटाई है। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर अब लगातार जांच पड़ताल देखने को मिल रही है। लगातार ये प्रक्रिया शुरू हो गई है और ऐसे में चुनाव आयोग ने जानकारियां जुटाई हैं। एसआईआर प्रक्रिया के बाद से लगातार हड़कंप मचा हुआ है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मैनेजिंग एडिटर डॉक्टर रमेश ठाकुर जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ और उनसे जानते हैं कि एसआईआर प्रक्रिया के बाद से 500 बांग्लादेशी भाग चुके हैं। क्या कुछ कहेंगे इस पर रमेश जी? देखिए अनीता, मुझे लगता है कि एसआईआर का जब से ये दूसरा चरण स्टार्ट हुआ है तो केंद्र के निशाने में यही एक ऐसा प्रदेश था कि जहां सबसे ज्यादा घुसपैठियां हो सकते हैं और उसके रुझान हम लोग तस्वीरों में भी देख रहे हैं। क्योंकि आसाम और आपका पश्चिम बंगाल ये पूरा बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश से, तो बांग्लादेश के जितनी भी लोग यहाँ पे आए हैं उनको घुसपैठिया ही आप कहोगे। कुछ लोग ऐसे हैं जैसे 2-4 साल से कोई आ रहा है तो ममता बनर्जी आपको पता उनके प्रति बड़ी सहानुभूति दिखाती हैं तो उनके आधार भी बन जाते हैं, वोटर कार्ड भी बन जाते हैं और भी जितने भी सरकारी दस्तावेज है वो आराम से बन जाते हैं। एक अगर आपका बन गया तो उसके लिहाज से वो सारे के सारे दस्तावेज को बनवा लेते हैं। लेकिन बात फिर जब एसआईआर की आती है तो उसमें तो आपको 2003 के दस्तावेज और डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने पड़ेंगे। यहीं पे पेज फंस रहा है, यहीं पे फंस रहा है। तब जब ये चीजें उनको लग रही कि तो हम फंस जाएंगे, पुलिस केस भी हो जाएंगे, अंदर भी चले जाएंगे, वो ये झोला वोला उठा के ये लोग भाग रहे हैं जी। और ऐसे में रमेश जी, अभी ममता बनर्जी जो है एसआईआर को लेकर ही सड़कों पर उतरी थी, बहुत हंगामा भी किया था। अब तो वो बिल्कुल खामोश है। जब 500 बांग्लादेशी भागे हैं उनका बयान भी नहीं आया है। नहीं, मुझे लगता है ये बात वो समझ चुकी हैं कि अब तो मैं एक्सपोज हो जाऊंगी पूरी तरीके से। बिल्कुल। केंद्र सरकार जो है वो उनके ऊपर आरोप लगाती थी कि आपके वजह से घुसपैठिया आए हुए हैं। अब जिस तरीके से वो भाग रहे हैं जी, एसआईआर के नाम को भाग रहे हैं, तो अब तो बिल्कुल एक्सपोज हो गया, सिद्ध हो गया कि नहीं ये घुसपैठी थे
तो अच्छी बात है कि हम लोगों को, हमारी सरकार को ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ रहा है। हमने डंडा उठाया, वो डंडे के डर से वो भागे जा रहे हैं, ये हमारे लिए, सरकार के लिए अच्छी बात है। लेकिन इसमें हमारे आर्म फोर्सेस और बॉडी सिक्योरिटी वाले जितने भी बीएसएफ वगैरह जो लगे हुए हैं बॉर्डर पे, उनके लिए बड़ी चुनौती ये हो गई है कि अब जो गए हैं वो दोबारा से भारत में प्रवेश ना कर पाए। तो ऐसे में क्या लग रहा है रमेश जी, 500 लोग अगर वहां से निकले हैं तो ये भारत में आ सकते हैं, और या फिर ये जो पलायन करके लोग जो बांग्लादेश में अभी तक रुके थे, ये कहाँ के थे, ये लोग कहाँ से आए थे? देखो, जो बांग्लादेश है उसका, जैसे मीरगंज हो गया, चटगांव अपने पश्चिम बंगाल और आसाम की सीमा से ज्यादा 100 या 150 किलोमीटर दूरी पे है। बिल्कुल। तो इनकी जो आवाजाही है वो बहुत इजीली तरीके से यहाँ पे आ जाते थे। अब सबसे बड़ा इनके लिए मुफीद समय ये रहता था कि हाँ, जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, उनकी सिंपैथी हमारे प्रति कहीं ना कहीं बांग्ला होने के नाते रहती है, तो इस नाते वो बहुत इजीली वहां चले जाते हैं। अब बांग्लादेश की जो शकल सूरत वाले लोग होते हैं, वैसे ही आपको कमोबेश पश्चिम बंगाल में भी मिलते हैं। तो इस नाते जो जो लोग हैं वहां पे जुड़े हुए हैं बॉर्डर पे, वो समझ नहीं पाते कि हमारे लोग हैं या दूसरे के लोग हैं। लेकिन हाँ, अब दस्तावेज की जब गहनता से जांच की जा रही है, उससे दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है। बिल्कुल। और इतने टाइम से जो ममता बनर्जी हैं वो लगातार ये कह रही थी कि अवैध प्रवासी रह रहे हैं, पलायन हो रहा है, लेकिन ये बहुत सालों से जो ये यहाँ पर लोग रह रहे हैं, जांच पड़ताल में बीएसएफ के जवान ये कह रहे हैं कि बहुत सालों से यहीं पर मजदूरी कर रहे थे, लेकिन ममता बनर्जी को इस बारे में बिल्कुल भनक भी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, भनक तो है। सबको पता है कि हमारे प्रदेश में कितने लोग हैं, कितने घर के हैं, कितने बाहर के हैं, ये उनको भली बात पता था। लेकिन वही बात है ना, बात आ जाती है वोट बैंक की। भाई, जब हमें अब उनसे वोट भी तो लेना है, उनके बदौलत हमें जीतना भी तो है। तो ये सब चीजें सरकारों को पता होती है, सरकारों को पता होता है कि ग्लिच कहाँ पे है, कहाँ समस्याएं हैं, कहाँ दिक्कत है। हालांकि विपक्ष इस बात को लेकर शुरू से उठाता है कि घुसपैठियां हैं, लेकिन उस बात को सरकार नकार रही थी। वो इसलिए नकार रही थी कि हमने बहुत इजीली तरीके से, अगर हम लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो हम तो चोर बन जाएंगे। बिल्कुल। फिर तो खुल्लम खुल्ला ये कहा जाएगा कि नहीं, आप घुसपैठियों के हमदर्दगार हो, आप ही की वजह से है। तो लेकिन अब जब SIR हो रहा है, जब भाग रहे, तो सब चीजें दुनिया के सामने आ गई, देश के सामने आ गई। लेकिन अनीसा, मुझे लग रहा है इस तरीके की चीजें दिल्ली से भी निकलेंगे और आसाम से भी इस तरह की तस्वीरें हमें देखने को मिलेंगी। आने वाले साल में 5 जगहों पर चुनाव है, तो ऐसे में चुनाव आयोग का ये बड़ा एक्शन मान सकते हैं रमेश जी? एकदम, चुनाव आयोग को ये सलाह देना चाहिए कि उन्होंने कम से कम 2003 के बाद में SIR का, जो इतने लंबे समय के बाद में 22 साल के बाद में फिर SIR करवाने का उन्होंने जो निर्णय लिया है वो बेहतरीन है। लेकिन बहुत देरी से लिया गया, ये मुझे लगता है कि पहले ही लिया जाना चाहिए था। और जिस तरीके से जो इंसानों की जनगणना होती है 11 साल के बाद में की जाती है, तो SIR भी 11 साल के बाद में होना चाहिए, 10 साल के बाद में होना चाहिए। हालांकि जनगणना की जहां मैंने बात करी वो तो काफी समय से पेंडिंग है, कोविड में होना था तब से अभी हुआ नहीं है। लेकिन ये जरूर होना चाहिए। अब आप खुद अपने से तय करो, जब दीपावली या कोई बड़ा त्योहार आता है तो हम घर की सफाई करते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके की सफाइयां हैं वो पूरे देश में, प्रदेश में, घर में, परिवार में, विधानसभा में होती रहनी चाहिए, ताकि ये पता चल जाए हमारा। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो ये SIR वाली प्रक्रिया है, ये सफाई अभियान ही एक तरीके से चल रहा है। हाँ बिल्कुल, इसको सफाई अभियान ही आप कह सकते हो। अगर ये ना होता तो जो बॉर्डर की तस्वीरें हम लोग अपने टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, ये नहीं दिखा पाते। तो ये SIR की ही ताकत है। SIR ने जिस तरीके चाबुक चलाया है, डंडा घुमाया है, उस डंडे की तपिश से, उसकी मार के डर से ये लोग भाग रहे हैं। चलिए, जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद रमेश जी। बता दें कि लगातार SIR प्रक्रिया के बाद से चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन देखने को मिला है, और इस दौरान SIR की प्रक्रिया के बाद से 500 बांग्लादेशी घर छोड़कर भागे हैं, और ऐसे में BSF जवानों का भी बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब रुख करते हैं दिल्ली की तरफ। बता दें कि खबर दिल्ली से है, जहां पर यूपी केरला में एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, यूपी केरल में एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है और अर्जी में एसआईआर प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की गई है। केरल में स्थानीय निकाय चुनाव का दिया हवाला और शिक्षा चुनाव के बीच एसआईआर नहीं कर सकते याचिका और मामले में अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि एसआईआर प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की गई है, अर्जी दाखिल की गई है। यूपी केरल में एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया गया है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, अर्जी में एसआईआर प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की गई है। बड़ी जानकारी, और केरल में स्थानीय निकाय चुनाव का हवाला दिया गया है और ऐसे में अगली सुनवाई के लिए 26 नवंबर की तारीख फाइनल की गई है। बड़ी जानकारी बता दें कि मामले में अब अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी। गुजरात में बीएसएफ के बटालियन कैंपस हरिपर भुज में एसआईएफ के स्थापना दिवस के मौके पर बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से कुछ राजनीतिक पार्टियां घुसपैठियों को खत्म करने के अभियान को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं और ये राजनीतिक पार्टियां एसआईआर प्रोसेस और चुनाव आयोग की वोटिंग लिस्ट को साफ करने का विरोध कर रही हैं। और मैं आज ये साफ करना चाहता हूं कि हम अकेले ही इस देश से सभी घुसपैठियों को निकाल देंगे। यह हमारा वादा है। एसआईआर देश और हमारे लोकतंत्र की रक्षा करने का एक प्रोसेस है। आज मैं देश के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि वो चुनाव आयोग द्वारा किए जा रहे एसआईआर प्रोसेस का पूरा समर्थन करें। मैं घुसपैठियों को बचाने में शामिल उन राजनीतिक पार्टियों को चेतावनी देना चाहता हूं कि बिहार चुनाव देश के लोगों का जनादेश है। बीएसएफ देश की सभी सीमाओं पर घुसपैठ को रोकने में लगी है और घुसपैठ को रोकना न केवल देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रदूषित होने से बचाने के लिए भी घुसपैठ को रोकना जरूरी है। मगर दुर्भाग्य की बात है, कुछ राजनीतिक दल एक घुसपैठिया हटाओ का जो अभियान है इसको निर्बल करने में लगे हैं और वो राजनीतिक दल चुनाव आयोग द्वारा जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, मतदाता सूची का शुद्धिकरण जो चल रहा है, इसका खिलाफत कर रहे हैं। मैं आज इस हीरक जयंती समारोह में बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम इस देश में से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। ये हमारा प्रण है। इस देश के किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो, देश का प्रधानमंत्री कौन हो, वो निर्णय केवल और केवल भारत का नागरिक कर सकता है। कोई घुसपैठिए को अधिकार नहीं है कि हमारी लोकतांत्रिक प्रणालिका को वो प्रदूषित करे और हमारे लोकतांत्रिक फैसले को प्रभावित करे। मित्रों, एसआईआर देश को है। मैं आज यहां से अपील करना चाहता हूं कि देश की जनता एसआईआर की प्रक्रिया में जो चुनाव आयोग के द्वारा चल रही है उसका पूरा समर्थन करे। और मैं आगाह भी करना चाहता हूं उन राजनीतिक दलों को जो घुसपैठियों के संरक्षण में लगे हैं। बिहार के चुनाव देश की जनता का मैंडेट है और वो मैंडेट घुसपैठियों की उपस्थिति के खिलाफ। जो दल घुसपैठियों को सुरक्षित करने के लिए, मतदाता सूची में सुरक्षित करने के लिए काम कर रहे हैं, उनको ज्ञात होना चाहिए कि देश की जनता कभी ऐसे इरादों का समर्थन नहीं करेगी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि जिस तरह से उनकी पार्टी और गठबंधन ने बिहार चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल की है, यह उनके लिए बहुत ही बड़ी बात है।
उन्होंने बताया कि कल उनकी पार्टी के 2 विधायक बिहार के मंत्रिमंडल में शपथ ले चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये जीत पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं के मेहनत और संघर्ष का परिणाम है। ये जीत उनके पिता और नेता रामविलास पासवान के विचारों और सिद्धांतों की जीत है। चिराग पासवान ने आगे कहा है कि बिहार उनकी पार्टी की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और आने वाले समय में पार्टी का विस्तार किया जाएगा और 2027 में यूपी के चुनाव की तैयारी भी शुरू होगी। उन्होंने बताया कि वो कुछ साल केंद्र में अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे, लेकिन 2030 में उन्हें बिहार की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हुए देखा जा सकता है। कैसे लोक जनशक्ति पार्टी को और हमारे गठबंधन को एक ऐतिहासिक जीत बिहार के विधानसभा चुनाव में मिली है। यकीनन मेरी पार्टी के लिए भी ये बड़ी बात है। जिस तरीके से पार्टी के 19 विधायक जीत कर आए, जिसमें से अभी कल 2 विधायकों ने बिहार मंत्रिमंडल में शपथ लेने का काम किया। मैं ये मानता हूं कि पार्टी का संघर्ष आज सफल हुआ और ये यकीनन मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के आशीर्वाद के बिना नहीं हो सकता था। आज मैं मानता हूं कि ये जीत मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों की है। ये जीत उनके सिद्धांतों की है। जिस राह पर हमारे नेता ने हमें चलना सिखाया, आज उसी राह पर आगे चलते हुए जिस तरीके से पार्टी नई ऊंचाइयों तक पहुंची है, यकीनन मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी जहां कहीं भी होंगे खुश होंगे, आशीर्वाद दे रहे होंगे। बिहार की जनता ने ये बड़ा जनादेश मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सोच को दिया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव को दिया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का भव्य और उत्साहित स्वागत किया गया और इस मौके पर पार्टी समर्थक और जनता ने उनका फूल मालाओं से और नारों के साथ माला पहनाकर स्वागत किया। रंगीन और पूरे गर्मजोशी के साथ माहौल पूरी तरह से खुशनुमा देखते बना, जिसमें नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें जीत की खुशी साझा करते हुए सम्मानित किया। धर्मेंद्र प्रधान ने इस अवसर पर जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया और आगामी राजनीतिक योजनाओं पर भी अपना विचार साझा किया। डोईवाला में चीनी मिल के पिरोई सत्र 2025 और 26 का शुभारंभ एक औपचारिक और उल्लासपूर्ण समारोह के साथ किया गया और इस अवसर पर पूर्व मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम का उद्घाटन किया। डोईवाला के विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों भी इस समारोह में उपस्थित रहे, जिन्होंने कार्यक्रम को और भी भव्य और प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाया। समारोह के दौरान किसानों की शीघ्र ही गन्ने का मूल्य घोषित करने का आश्वासन दिया गया, जिससे किसानों में उत्साह और उम्मीद की भावना बढ़ गई। योजना में उपस्थित सभी लोगों ने मिल के नए सत्र की शुरुआत को महत्वपूर्ण और सकारात्मक कदम माना। बात सच है कि अभी रेट घोषित नहीं हुआ है, लेकिन हमारी सरकार इसके लिए बहुत पहले से गंभीर है और स्वाभाविक तौर से हमारी जो डोईवाला के अलावा अन्य और भी हमारी शुगर मिल के प्राइस सत्र शुरू हो गए हैं, लेकिन बहुत जल्द, शब्द में दोबारा बहुत जल्द जो हमारा गन्ना मूल्य घोषित होगा। और जिस प्रकार से हमारे सरकार किसानों के हित में, किसानों के लिए काम कर रही है, और चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे कि प्रधानमंत्री सिंचाई योजना हो, और चाहे फिर हमें मूल्य भुगतान करने की बात हो, ये धामी सरकार निश्चित रूप से उसके लिए हमेशा आगे बढ़ी है। मैं इसके लिए माननीय अपने गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा जी का भी, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ और किसानों से कहना चाह रहा हूँ, चूँकि मैं तो एक स्वयं में किसान हूँ, मेरी भी यहाँ ज़मीन है और मेरी पर्ची भी यहाँ पे जब आती है, गन्ना हमारा भी आता है, तो मैं किसान के रूप में भी, एक विधायक के रूप में भी और एक सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी बिल्कुल निश्चित रूप से कह सकता हूँ बहुत जल्द किसान का जो एक सोच है, जो भाव है, गन्ना मूल्य बहुत जल्द घोषित है। बात सच है कि
लखनऊ में मुख्य न्यायाधीशों का 26वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बड़े ही औपचारिक और भव्य आयोजन के रूप में आयोजित किया गया और इस सम्मेलन में कई देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसदीय स्पीकर उपस्थित रहे, जिससे इसका अंतर्राष्ट्रीय महत्व और बढ़ गया। सम्मेलन में 160 से अधिक मुख्य न्यायाधीशों ने भाग लिया, जो कि न्यायपालिका में वैश्विक सहयोग और अनुभव साझा करने का अवसर प्रदान करता है। ये कार्यक्रम 20 और 23 नवंबर तक चलने वाला है और इस दौरान न्यायिक मामलों, वैश्विक कानून और न्यायिक सुधारों पर व्यापक चर्चा की जाएगी। इसके अलावा सांस्कृतिक संध्या का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे, जो कार्यक्रम की ओर से भी प्रतिष्ठा माना जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं और हल्द्वानी में नगर निगम की ताजा बोर्ड बैठक में 32 महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है और इस प्रस्ताव में नगर निगम क्षेत्र के विकास और सुधार से जुड़े कई कार्यक्रम शामिल हैं, जो शहर के नागरिक और सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए है। और बैठक में मेयर के साथ साथ 7 वार्ड और पार्षद ने भी हिस्सा लिया, जिससे सभी वार्ड की समस्याओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया। इसके अलावा नगर निगम की आय बढ़ाने और वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए भी कई रणनीति और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जो भविष्य में शहर के विकास के लिए सहायक होंगे। आई है दुबई एयर शो के दौरान विमान हादसा और उड़ान के दौरान क्रैश हुआ तेजस विमान। फ्लाइट डिस्प्ले के दौरान प्लेन क्रैश हुआ और भारतीय लड़ाकू विमान तेजस क्रैश हो गया। भारतीय वायुसेना ने जांच के आदेश दिए। विमान हादसे में पायलट की मौत हो गई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि दुबई एयर शो के दौरान एक दुखद हादसा हुआ, जब भारतीय लड़ाकू विमान तेजस प्रदर्शन उड़ान के दौरान क्रैश हो गया और ये घटना भारतीय समय अनुसार दोपहर 3:30 बजे के आसपास की बताई जा रही है। विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के साथ ही पायलट की मौत हो गई है। तेजस विमान एयर शो में अपनी परफॉर्म और फ्लाइट डिस्प्ले के लिए जाना जाता था और लेकिन इस दौरान ये हादसा हो गया है। भारतीय वायुसेना ने तुरंत ही इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं, ताकि दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा सके और भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके। मिली जानकारी के अनुसार आज भारत के इस लड़ाकू विमान के साथ हादसा दुबई में एयर शो के दौरान करीब दोपहर में हुआ और वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे चंद सेकंड में तेजस विमान अपना नियंत्रण खोते हुए आसमान से सीधे जमीन पर गिर जाता है। धरती पर गिरते ही इस विमान में आग लग जाती है और देखते ही देखते एक आग पूरी तरह से गोले में बदल जाती है और ये आग के गोले कई किलोमीटर दूर से भी दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि बड़ा हादसा हुआ है। भारतीय लड़ाकू विमान तेजस क्रैश हो गया और इस दौरान आग की लपटें आसमान तक उड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इस हादसे में एक पायलट की जान भी चली गई है। दुबई एयर शो के दौरान ये विमान हादसा हुआ है। और बड़ी खबर बिहार से आ रही है। विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये खबर बताई जा रही है। बता दें कि बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बिहार से पटना में नीतीश नहीं सम्राट चौधरी को मिला गृह मंत्रालय। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बिहार में 18 मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बिहार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। बड़ी जानकारी आपको दे दें, सम्राट चौधरी के पास सब गृह विभाग। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि मंगल पांडे को स्वास्थ्य विधि विभाग दिया गया है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है।
नितिन नवीन को मिला पीडब्ल्यूडी विभाग, बड़ी जानकारी दे दे पटना से खबर है। नीतीश नहीं सम्राट चौधरी को मिला गृह मंत्रालय, बड़ी जानकारी। बिहार में 18 मंत्रियों के विभागों का बंटवारा, बड़ी जानकारी आपको दे दे। सम्राट चौधरी के पास अब गृह विभाग। बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद से मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है और ऐसे में विभागों का बंटवारा भी हो गया है। रामकृपाल यादव को मिला है कृषि विभाग, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और ऐसे में नितिन नवीन को मिला है पीडब्ल्यू विभाग, बड़ी जानकारी आपको दे दें कि पटना नीतीश नहीं सम्राट चौधरी को मिला है गृह मंत्रालय। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।